बड़े लंबे समय से सैमसंग का ऑफलाइन मार्केट में बहुत मजबूत कंट्रोल था, लेकिन 2020 में एक ब्रांड ने उसे काफी अच्छी चुनौती दी ऑफलाइन मार्केट में। और चुनौती ऐसी दी कि उनसे जो बेताज बादशाह का खिताब था उनका ऑफलाइन मार्केट का, वो छीन लिया। और ये ब्रांड था वीवो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और जारी है हमारी रिपोर्ट कार्ड सीरीज। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं वीवो का रिपोर्ट कार्ड। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीवो का रिपोर्ट कार्ड नंबर के खेल के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं हमारे स्पॉन्सर मीडियाटेक की तरफ से। मीडियाटेक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है और हम दुनिया के 70% से भी अधिक टीवी में पाए जाते हैं। इसीलिए हम दुनिया की नंबर 1 स्मार्ट टेलीविज़न चिपसेट कंपनी है। क्या पता हम आपके टीवी में भी रहते हों। चाहे आपको 8K 4K स्ट्रीमिंग चाहिए, मीडियाटेक की एडवांस चिप्स और टेक्नोलॉजी टीवी को अपने स्मार्ट होम का सेंटर बना देती हैं। हमारे चिप्स टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में पाए जाते हैं और मीडियाटेक को हमारी परफॉर्मेंस, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस टेक्नोलॉजी के लिए चूज़ करते हैं। कुछ एक ब्रांड्स जैसे कि मोटोरोला, सैमसंग, रियलमी, इन्फिनिक्स ने इंडिया में पावर्ड बाय मीडियाटेक टेलीविजन्स लॉन्च किए हैं। अभी लेटली में Xiaomi ने अपना QLED टीवी भी मीडियाटेक पे लॉन्च किया है। ये कुछ बातें हैं जो मीडियाटेक को दुनिया की सबसे टॉप फैबलेस कंपनी बनाती हैं। फ्रेंड्स, अगर नंबरों के ऊपर नजर डालें तो 2020 में वीवो ने भारतीय मार्केट में कुल मिला के 18 फोन लॉन्च किए, जिसमें से 13 वेरिएंट थे। वहीं अगर 2019 से उनकी तुलना करें तो उन लोगों ने 27 फोन्स लॉन्च किए थे, स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे 2019 में, और उनमें थे 16 वेरिएंट्स। और अगर रियर कैमरा की बात कर ले, 2019 में जहां उन्होंने 48 मेगापिक्सल बेस्ड 7 फोन लॉन्च किए थे, वहीं 2020 में उन लोगों ने 8 फोन लॉन्च किए जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा था। और अगर 64 मेगापिक्सल सेंसर की बात कर लें तो 2019 में उन्होंने कोई भी फोन लॉन्च नहीं किया था जिसमें 64 मेगापिक्सल सेंसर मिल रहा था। लेकिन इस साल में उन लोगों ने 3 फोन यानी कि 17% फोन जो साल लॉन्च किए उसमें आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा था। और अगर अब फ्रंट कैमरा की बात कर लें तो फ्रंट कैमरा में उन्हें एक नए मेगापिक्सल काउंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया फ्रंट में, वो था 44 मेगापिक्सल का सेंसर। इससे बेस्ड उन लोगों ने 3 फोन लॉन्च किए, यानी कि 17% फोन इस साल के जो लॉन्च किए थे उसमें 44 मेगापिक्सल कैमरा था। वहीं अगर 32 मेगापिक्सल की बात कर लें तो इस साल उन लोगों ने 7 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा था। और वहीं अगर पिछले साल की बात कर लें तो वहां आप देख सकते हैं कि 14 डिवाइसेस लॉन्च किए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 52% डिवाइसेस जो पिछले साल लॉन्च किए थे उसमें आपको मिल रहा था 32 मेगापिक्सल का कैमरा। पिछले साल उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था 20 मेगापिक्सल कैमरा के साथ, जिसमें उन लोगों ने एक डिवाइस लॉन्च किया था। तो इस साल उन लोगों ने वाला एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू नहीं किया। 16 मेगापिक्सल की बात कर लेंगे फ्रंट कैमरा के संदर्भ में, तो पिछले साल उन लोगों ने लॉन्च किए थे 5 डिवाइसेस और इस साल तो उन लोगों ने लॉन्च किए हैं खाली 2 डिवाइसेस। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो मैक्सिमम कंपनीज की तरह वीवो का भी यही गुरु मंत्र था, बड़ा है तो बेहतर है, क्योंकि जितनी भी उन्हें डिवाइसेस इस साल लॉन्च की वो थी 6 इंच से लेकर 6.9 इंच के बीच में उनका डिस्प्ले साइज था। और ये रिकॉर्ड पिछले साल भी मेंटेन किया था, यानी कि 2019 में भी जब उन्होंने 27 डिवाइसेस मार्केट में लॉन्च की थी उसमें भी सबकी सब डिवाइसेस बड़ी स्क्रीन वाली थी। अब बात कर लेते हैं रैम की। अगर रैम के हम 3 वेरिएंट्स देख लें, 4GB, 6GB, 8GB। पिछले साल उन्होंने 4GB रैम बेस्ड अराउंड 8 फोन लॉन्च किए थे और इस साल उन्होंने खाली 2 फोन लॉन्च किए। 6GB की बात कर लें, पिछले साल 9 किए थे और इस साल उन लोगों ने 2 किए थे। लेकिन इस साल उन लोगों का मेजर फोकस था 8GB रैम वाले फोनों पे, क्योंकि इस साल उन लोगों ने लॉन्च किए 12 फोन जिसमें आपको मिल रहा था 8GB रैम। और पिछले साल किससे अगर तुलना करें तो पिछले साल खाली 5 ही फोन लॉन्च किए थे जिसमें आपको 8GB का रैम मिल रहा था। बैटरी की बात कर लें तो फास्ट चार्जिंग में डेफिनेटली इनने भी काफी काम किया है, फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस लाए हैं, लेकिन बैटरी का काउंट 5000 का आंकड़ा पार नहीं किया। यानी कि जितने फोन ने साल लॉन्च किए उन सब में आपको 4000 से लेकर 5000 मिली एम्पीयर के बीच की बैटरी मिल रही थी। और पिछले साल जो 27 डिवाइस लॉन्च किए उसकी भी यही कहानी थी, वो सब के सब 4000 से 5000 बैटरी के साथ आते थे। और अब प्राइस की बात कर ले तो अंडर 15,000, जहां लास्ट ईयर उन लोग ने 14 डिवाइसेस लॉन्च किए थे 2019 में, इस साल उन लोगों ने लॉन्च किए हैं 6 डिवाइसेस। और वहीं अगर 15 से 20 हजार की बात कर लें तो
पिछले साल 2019 में उन्होंने 8 डिवाइसेस लॉन्च किए थे और इस साल खाली 3 डिवाइसेस लॉन्च किए थे। 20 से 30 हजार के बीच में उन लोगों ने 2019 में 5 डिवाइसेस लॉन्च किए थे और इस साल उन लोगों ने 6 डिवाइसेस लॉन्च किए। और अगर एकदम टॉप प्रीमियम की बात करें 30K एंड अबव, 2019 में कोई भी डिवाइस लॉन्च नहीं किया था, लेकिन इस साल उन लोग ने 3 स्मार्टफोन्स इस प्राइस रेंज में लॉन्च किए। तो फिर आप नंबरों का खेल आपने देख लिया, बारी है मिसेस के बारे में बात करने की। किसके बारे में? वीवो के बारे में। और इसे मेरा साथ देंगे दीपक और साथ ही साथ निमिष। तो दीपक, सबसे पहले आप ही से पूछता हूं कि इस साल के आपको वीवो के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या लगे? संदीप, वीवो मेरे ख्याल से एक ग्रोइंग ब्रांड है, काफी इंटरेस्टिंग ब्रांड है। पिछले 1-2 सालों में काफी ग्रो किया है ब्रांड ने। और सबसे खास बात मेरे हिसाब से ये है कि जो अपनी स्ट्रैटेजी उन्होंने शुरू से पकड़ी थी वो अभी तक छोड़ी नहीं है। अपने जो कोर प्रॉमिस है ब्रांड का, उस पर वो कायम रहे हैं लार्जली। और वो प्रॉमिस है डिजाइन और कैमरास पे, जो एक तरह से सिमिलर स्टैंड पॉइंट है ओप्पो की तरफ से भी। लेकिन ओप्पो जिस एक तरफ थोड़ा सा कमजोर हो गया है, वहां वीवो अपने प्रॉमिस में कायम लग रहा है। तो कुछ डिवाइसेस इस साल काफी इंटरेस्टिंग वीवो ने लॉन्च किए हैं। हालांकि प्राइसिंग बेहतर डेफिनेटली हो सकती थी, लेकिन डिवाइसेस, अगर हम लोग सिर्फ डिवाइसेस की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरा में भी उन्होंने डिलीवर किया है। कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो अभी तक स्मार्टफोन सेगमेंट में नहीं देखने को मिली थी, वो लेके आए हैं मार्केट में। और जैसे कि हम लोग X50 Pro की बात करें, तो फर्स्ट फोन विद गिम्बल स्टेबलाइजेशन, तो स्टेबलाइजेशन अपने आप में एक काफी यूजफुल फीचर है कैमरा और शूटिंग पर्सपेक्टिव से। अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए और जैसा वो बोल रहे हैं, जैसा एडवर्टाइज कर रहे हैं, उस पर वो डिलीवर करे, तो वो बहुत इंप्रूव कर सकता है आपकी फोटोग्राफी को। सिर्फ वीडियो में ही नहीं, लो लाइट और बहुत सारी सिचुएशन में वो काम की चीज है। तो और आप डिजाइन पे गौर करें तो इतने स्लिम, स्लीक, ब्यूटीफुल लुकिंग फोन्स वीवो ने लॉन्च किए हैं। तो अगर डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग ब्रांड है। अपने प्रॉमिस और अपनी जो उनका कोर वैल्यूज हैं, कोर ईथॉस है, उस पर वो कायम रहें। प्राइसेस थोड़ा सा बेटर करें ताकि वो compete कर सकें और राइवल से, क्योंकि मार्केट आपको पता है कितनी कॉम्पिटिटिव हो गई है। वन प्लस जैसे एक जो फ्लैगशिप ब्रांड होता था, अब मिड सेगमेंट में आ गया है। और नॉट जैसा डिवाइस आपको पता होगा कि बहुत मुश्किल है उसके साथ compete करना मिड सेगमेंट में, बिकॉज इतना वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस है। तो आप इन डिवाइसेस से जब आप compete कर पाए और आप अपनी एक कोर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, डिजाइन हो गया, कैमरा हो गया, वो सारी चीजें, प्लस कुछ पॉपुलर फीचर्स हैं जो आजकल सब लोगों को चाहिए। हाई स्क्रीन रिफ्रेश रेट चाहिए उनको, फास्ट चार्जिंग चाहिए, उन चीजों पर डिलीवर करे, प्राइसिंग थोड़ी सी अग्रेसिव करे। आई थिंक वीवो इज अ प्रॉमिसिंग ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल दीपक। निमिष, जो दीपक कह रहे थे, जो वादा किया वीवो ने उसको निभाया, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि वीवो का इस साल का प्लस पॉइंट क्या रहा? संदीप, इंटरेस्टिंगली अगर आप देखिए तो वीवो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इस साल मेरे अनुसार ये रहा कि आईडीसी की रिपोर्ट अगर इस बार देखें, पिछली वाली Q3 की, तो वीवो ने सैमसंग को ओवरटेक कर लिया ऑफलाइन में। अब आप ये जरा सोचिए, ये हम सैमसंग की बात कर रहे हैं, कैसा ऐसी कंपनी जो पिछले लगभग, मैं दशक तो नहीं कहूंगा लेकिन दशक के काफी आसपास तक ऑफलाइन में बहुत स्ट्रांग थी। वीवो ने सैमसंग को ऑफलाइन में ओवरटेक किया। ऑफलाइन नंबर 1 ब्रांड, स्मार्टफोन ब्रांड इस समय भारत में वीवो है। और कुछ समय तक, साल के शुरू में पैंडेमिक जब हुआ था, पैंडेमिक कारण कुछ इश्यूज आए थे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोडक्शन लाइन में कोई इश्यूज आए थे, लेकिन कुछ समय तक, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वीवो भारत में नंबर 2 था, Xiaomi के पीछे। सैमसंग को तीसरे नंबर पर डाल दिया था कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार। तो ये मैं कहूंगा काफी बड़ी उपलब्धि इनके लिए थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल, अगर आप याद रखें, साल के अंत की तरफ ये लोग काफी बजट सेगमेंट की तरफ जा रहे थे। लग रहा था रियलमी रेडमी को चैलेंज करेंगे शायद। इनकी गेमिंग सीरीज थी, वाई सीरीज या जेड सीरीज नाम की एक थी, जो स्ट्रेस काफी गेमिंग पे किया करती थी और 10 से 12 हजार के आसपास होती थी। ये एकदम इस साल उसके बारे में एकदम बात नहीं हुई। हमने जहां तक देखा है, आमतौर पर वी सीरीज की बात देखी है, फ्लैगशिप लेवल पे एक्स सीरीज की बात देखी है। थोड़ा सा दीपक की बात से मैं एकदम सहमत हूं,
ओप्पो का जो एक खिताब था कि हमारी डिजाइन बहुत अच्छी है, हमारे सेल्फी कैमरास बहुत अच्छे हैं और हमारे कैमरास तो अच्छे ही अच्छे हैं, वो खिताब वीवो के हाथ में इस साल चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और निमिष, जो आपने बात छेड़ी थी कि ऑफ लाइन में इन लोग ने काफी एनर्जी के साथ मार्केट में दस्तक दी और वहां पर सैमसंग जैसे ब्रांड को हिलाया, मैं भी उस बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आया होगा, क्योंकि जिस टाइम पे इन लोग ने ऑफलाइन के लिए पुश करना स्टार्ट कर दिया था, इनिशियल रिजल्ट्स उनको मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद पैंडेमिक आ गया और थोड़ा सा असर पड़ा होगा, क्योंकि सैमसंग ने उसी टाइम पे अपनी गियर चेंज करके ऑनलाइन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो नंबर्स का खेल आ रहा है उसमें जब साल के एंड में जब रिपोर्ट्स आएंगी मार्केट की, किसने कितना मार्केट कैप्चर किया, सैमसंग का पल्ला थोड़ा भारी नजर आते हुए आएगा। लेकिन जो ऑफ लाइन मार्केट में लोगों ने दस्तक दी, काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये एक चीज थी जो बहुत सारे कंज्यूमर्स लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार एक बार डिवाइस हाथ में उठा के देखने में जो मजा है वो ऑनलाइन में नहीं है। और साथ ही साथ मेरे हिसाब से इनके लिए एक और प्लस पॉइंट ये रहा था, जो इन लोग ने अपना एक नया सब ब्रांड भारतीय मार्केट में लॉन्च किया, iQOO। लोग उसके बारे में कम बात करते हैं, लेकिन डिवाइस काफी दमदार था और परफॉर्मेंस और जो उसके ऊपर प्राइस टैग लगाया था वो मेल खा रहे थे। आपको क्या लगता है निमिष? एकदम संदीप, iQOO की जो पहली डिवाइस थी काफी इंटरेस्टिंग थी और ये थोड़ा अचरज की बात है कि उसके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं हुई। अब जैसे हम कहें कि वीवो की मार्केटिंग की फेलियर थी या उस समय पैंडेमिक आ गया था, हमें इस बारे में पता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उन्होंने इसे गेमिंग फोन के रूप में मार्केट किया था। और उस जमाने में, अगर आप उस जमाने के अभी भी अगर आप देखें तो गेमिंग फोन वो होता है ना, हट्टा कट्टा पहलवान आ जाता है, वो बाउंसर की तरह, नंद गोपाल होते कहते बाउंसर की तरह, तो वैसा फोन होता है। और इन्होंने जो iQOO निकाला था वो काफी स्लीक फोन था, काफी स्लीक, काफी अच्छा फोन था। एक और ब्रांड है ब्लैक शार्क, उस स्टाइल से निकला था कि ठीक है गेमिंग के इस पे प्रावधान है, गेमिंग की फैसिलिटीज है इसमें, लेकिन ये आम तरह से भी यूज हो सकता था। तो और दाम जबरदस्त रखा था इन्होंने, OnePlus 8 से कम पे रखा था एक्चुअली। OnePlus 70 उस समय चल रहा था, तो उससे काफी कम पे रखा था और परफॉर्मेंस तो शायद बेहतर थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो दीपक, आपको क्या लगता है इस साल वीवो की कमियां क्या रही होंगी? संदीप, अभी हम लोग iQOO की बात कर रहे थे, जो वीवो का सब ब्रांड नया इस बार आया मार्केट में। मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी वही था और शायद सबसे बड़ा नेगेटिव भी वही था। प्लस पॉइंट इसलिए क्योंकि निमिष डिस्कस कर ही चुके हैं, प्राइसिंग एकदम ऑसम, फ्लैगशिप लेवल स्पेक्स। जितना मुझे याद है इट वाज लॉन्च अर्लियर दिस ईयर, मतलब शायद फरवरी के टाइम में रफली उस टाइम पे आया। उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फोन्स विद स्नैपड्रैगन 865, राइट, और बहुत ही ऑसम प्राइसिंग। थ्रू आउट द ईयर साल में थोड़ी बहुत चर्चा में रहा बिकॉज कुछ सेल्स और डिस्काउंट ऑफर चलते रहे, मतलब प्राइस इतने कम लेवल पे आ गया कि अनबिलीवेबल प्राइसिंग। तो अपने आप में वो डिवाइस बहुत ही सॉलिड, बहुत वैल्यू फॉर मनी, टॉप एंड परफॉर्मेंस, वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो मतलब उससे अच्छा क्या हो सकता है जिंदगी में? मतलब ये तो एक बेस्ट चीज हो गई, स्पेशली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग वैल्यू फॉर मनी जब ढूंढते हैं तो वैल्यू फॉर मनी सिर्फ सस्ता होने की बात नहीं है, वो है कि आप क्या पैसा खर्च रहे हैं उसके बदले में आपको क्या वैल्यू मिल रही है, राइट? तो दैट इज वैल्यू फॉर मनी। तो वो एकदम सॉलिड डिलीवर कर रहा था उस पर। लेकिन मिस जहां हुआ वीवो के लिए कि उन्होंने उसको अच्छे से मार्केट नहीं किया, उसको इतना जितना प्रमोट करना चाहिए था। निमिष भी यही बोल रहे थे कि मे बी मार्केटिंग में कहीं थोड़ी सी उसकी कमी रह गई। लेकिन साल के इतना शुरू में आया, लेकिन उसका कुछ फॉलोअप अभी तक नहीं हुआ। और डिवाइसेस हमें iQOO रेंज में अभी तक कुछ खास देखने को मिले नहीं। हमें पता नहीं कि वो सब ब्रांड की क्या स्ट्रेटजी है और आगे क्या करने वाले हैं। ज्यादा कुछ रूमर्स, लीक्स, कुछ चर्चा में नहीं रहा। वहां पे जाके वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। तो सेम ही डिवाइस, सेम ब्रांड, उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और मुझे लगता है वीकनेस भी। राइट इस चीज से तो मुझे मालूम है कि निमिष 100% एग्री करेंगे, क्योंकि कितनी बार हमने इस बारे में बात की है कि फोन अच्छा था iQOO, लेकिन फिर भी चल नहीं रहा, कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। और इसके अलावा निमिष, आपको क्या लगता है क्या कमियां रही होंगी वीवो के लिए साल पे?
संदीप, मुझे लग रहा है एक खास कमी मुझे ये लग रही है कि पिछले साल वीवो ने मिड सेगमेंट या मिड टू लोअर सेगमेंट में गेमिंग में उन्होंने अपना एक जगह बनाई थी। अगर आपको याद है, स्पेशल गेमिंग सॉफ्टवेयर उनकी फोन्स में आया था कि नॉन हीटिंग रहेगी, फुल एचडी डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन बहुत स्मूथ रन करेगा, अच्छी बैटरी होगी। वो पोजिशनिंग वीवो ने थोड़ी सी छोड़ दी है। आईक्यू के चक्कर में छोड़ी, क्योंकि कौन जाने उन्होंने सोचा हो कि भाई अब तो पूरा गेमिंग ब्रांड ही आ रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, या वॉलंटरली डिसीजन लिया था कि शायद इस पर ध्यान हमें देना नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता। लेकिन उसका, क्योंकि वो सेगमेंट का शेयर काफी अच्छा गया था और रिस्पॉन्स मार्केट का मुझे भी तो याद नहीं है, Z1 सीरीज शायद थी, जेड सीरीज थी वो। उसका फॉलोअप इस साल जहां तक मुझको पता है एकदम नहीं हुआ। तो ये जरा अचंभित करने वाली बात होती कि भाई चलिए मान लीजिए आप कोई चीज लाए और उसकी वो चली नहीं तो आपने उसको फॉलोअप नहीं किया, समझ में आता है, आखिर आप बिजनेस चला रहे हैं, खैर आप नहीं चला रहे हैं। लेकिन उनका रिस्पॉन्स तो अच्छा था जहां तक हमको पता है, आईडीसी इत्यादि काउंटर पॉइंट रिपोर्ट्स का अनुसार। तो ये एक सेगमेंट जहां वीवो काफी स्ट्रांग लग रहा था, बन रहा है, ऑनलाइन ओनली था, वो ऑनलाइन ओनली था, उसको इन्होंने छोड़ दिया। और आपकी बात जो शुरू में आपने कही थी ना कि ऑफलाइन पे ध्यान देते देते शायद ऑनलाइन पे थोड़ा सा इनका जो एक बना था वो उन्होंने छोड़ दिया, तो वहां एक गैप सी आ गई है। तो पहले पिछले साल जो हम लोग देख रहे थे कि वीवो का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 भरमार थी फोनों की, इस समय अगर आप देखिए तो वीवो के ज्यादातर फोन ऑप्शंस जो, जैसे मैं दीपक आप सोचेंगे 20,000 से ऊपर आएंगे। एक तरीके से अच्छा है क्योंकि हाई मार्जिन आपको मिल रही है, कंज्यूमर के ऑप्शन, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जी खराब है, हमें ऑप्शन चाहिए, कम दाम पे भी होने चाहिए ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, हिस्से मिसेस में बस इतना ही। अब रुक करते हैं अगले सेक्शन का, जहां पर हम बात करेंगे बेस्ट डिवाइसेस ऑफ द ईयर फ्रॉम वीवो। लेकिन उससे पहले एक मैसेज सुन लेते हैं हमारे स्पॉन्सर इंडस ओएस की तरफ से। हम लाए हैं भारत का अपना ऐप स्टोर इंडस ऐप बाजार, जिसे उपभोक्ता इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश और 12 भारतीय भाषाओं में। उपभोक्ता इंडस ऐप बाजार से बिना ईमेल एड्रेस के रजिस्टर किए भी इस ऐप स्टोर को यूज कर सकते हैं, अपने मनपसंद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझकर सबसे उचित ऐप्स दिखाते हैं। तो बनिए वोकल फॉर लोकल और इस्तेमाल करें भारत का अपना ऐप स्टोर इंडस ऐप बाजार। सो निमिष, आपको क्या लगता है इस साल वीवो के पिटारे से बेस्ट डिवाइसेस कौन सी आएगी? एक तो हमें मालूम है आने वाली है, वो है आईक्यू, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अलावा और कौन सी डिवाइस आ सकती है? संदीप, इसके अलावा एक्चुअली हम देखें तो उनकी दो रेंज की दो प्रो डिवाइसेस हैं, एक X50 प्रो है और दूसरा था अब जो अभी लॉन्च हुई V20 प्रो। दीपक दोनों के X50 प्रो के बारे में बोल ही चुके हैं कि उसमें गिम्बल कंट्रोल था। मैं थोड़ा बात करूंगा V20 रेंज के बारे में। मुझे V20 प्रो काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस लगी क्योंकि काफी स्टाइलिशली बनाया था इन लोगों ने, 30,000 के आसपास के फोन का था और उसके कंपटीशन नॉर्ड और पिक्सल इत्यादि की तरह था, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ खड़ा है। डिजाइन अच्छी है उसकी, और सबसे खास बात है इन्होंने जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है उसे केवल मेगापिक्सल ही ना बढ़ाए, मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा में तो बढ़ते रहे हैं, उन्होंने आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस लगाया। अब ऑटो फोकस जैसी छोटी सी चीज है फ्रंट फेसिंग कैमरा में, कई फोन्स में नहीं है। वीवो ने इसके इंप्लीमेंट ही नहीं किया, उन्होंने आई ट्रैकिंग भी लाई, जिसके कारण अगर आप मुंह हिला रहे हैं तो कैमरा आपको फॉलो करता है। तो ठीक है, मैं ये नहीं मानूंगा कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि यार अब ये आ गया है तो उसके बाद आप कोई डीएसएलआर यूज नहीं करेगा, कोई गोप्रो यूज नहीं करेगा, उतनी हद तक तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन काफी इनोवेशन है और एक तरीके से सेल्फी कैमराज में जो केवल मेगापिक्सल और ब्यूटी मोड की होड़ लग गई थी उससे थोड़ा अलग है। तो मैं कहूंगा मेरे अनुसार V20 प्रो मुझे बहुत पसंद आया वीवो का इस साल। राइट। सो दीपक, आप कौन सा डिवाइस रिकमेंड करेंगे इस साल के बेस्ट फोन्स में से वीवो के? संदीप, आई थिंक निमिष ने बोल दिया है, उसके आगे मेरे लिए कुछ बोलने को बचा नहीं है, बिकॉज मैं निमिष से पूरी तरह सहमत हूँ। V20 प्रो और X50 प्रो दोनों ही डिवाइसेस वीवो से और फ्रेश हैं दिमाग में, क्योंकि दोनों ही रिसेंट लॉन्चेस रहे हैं और वही दोनों जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, डिजाइन और कैमरास, उन दोनों एस्पेक्ट्स में ये डिवाइसेस डिलीवर करते हैं। आप फोन को देखें कितने स्लीक हैं, आई एम श्योर आपने फोन देखे होंगे, बहुत ही स्लीक लुकिंग, मतलब
अट्रैक्टिवनेस जो होती है, विजुअली देखने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है वो डिवाइस, हाथ में फील जो उसकी है वो बहुत ही प्रीमियम है, दोनों ही डिवाइसेस की जी। और वो सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं है, वो डिलीवर भी करते हैं, क्योंकि निमिष ने बोला, हम लोग X50 Pro की बात कर रहे थे, गिम्बल स्टेबलाइजेशन, और V20 Pro में आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। ये सारे ऐसे इनोवेशंस हैं जो यूजफुल भी हैं और ये फोन को डिफरेंशिएट भी करते हैं दूसरे डिवाइसेस से, क्योंकि मेगापिक्सल बढ़ रहे हैं और वो सारी चीजें, वो तो हमने काफी देखी है मार्केट में। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या देखने को मिला, वो चीज दिमाग में याद रह जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही डिवाइसेस काफी इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें थे इस साल, खासकर कैमरा डिजाइन के मामले में, जो दिमाग में अपनी प्रेजेंस को फेल्ट करवाई होगी कंज्यूमर्स के। प्राइसिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती है, हमेशा से कंज्यूमर्स और हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि अच्छा है, थोड़ा और बेटर कीजिए। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हमारा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट वीवो के लिए क्या होगा। निमिष, आपको क्या लगता है हम 2021 में वीवो से क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक और iQOO फोन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इसके अलावा क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं? संदीप, इसके अलावा मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ये बहुत रोचक बात है, क्योंकि हमने ओप्पो को भी डिस्कस किया है। वीवो इस समय वहां खड़ा है जहां ओप्पो खड़ा था 2019 के अंत में। वीवो के 2021 में चैलेंज ये होगा कि ओप्पो को जो 2020 में हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओप्पो को बहुत हानि हुई है, अभी भी टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है, लेकिन जैसे ओप्पो एक स्टेप पीछे ले चुका है, वैसा वीवो के साथ नहीं होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी थोड़ी स्ट्रांग करेंगे। वो क्या iQOO के थ्रू करेंगे या किसी और ब्रांड के थ्रू करेंगे, मुझको पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कैमरे के मामले में, कैमरे और डिजाइन के मामले में इन्होंने इस समय बाजी मारी है। अब बाजी मार ली है, बाजी हाथ में रखने की बात है। ये इनका चैलेंज होने जा रहा है 2021 में। राइट। दीपक, आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर्स वीवो से 2021 में? सुदीप, मुझे लगता है कि ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी स्ट्रेटजी इंप्रूव करने की जरूरत है अभी भी, स्पेशली iQOO की हमने बात की, और निमिष का पहला पॉइंट ये था कि अगले साल शायद हम लोग iQOO का नया फोन एक्सपेक्ट कर सकें। तो अपने आप में जो उसका पहला डिवाइस था iQOO का इतना स्ट्रांग था कि उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी वेस्टेज होगी। इट्स अ गुड स्टार्ट जो थी iQOO की, बट उसको नेक्स्ट स्टेज तक नहीं लेके गए। अगर उसको इम्प्रूव कर सकें, उसकी एक प्रॉपर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकें iQOO की, जो एक अफोर्डेबल फ्लैगशिप की पोजीशनिंग ली थी iQOO 3 ने, उसी को फॉलो करते हुए कुछ उस पर और डेवलप कर सकें। और मार्केट अब ऐसी हो गई है कि Xiaomi फ्लैगशिप सेगमेंट में इस साल उतरा, रियलमी बजट से मिड और फ्लैगशिप लेवल तक आ गया। तो अक्रॉस द बोर्ड बहुत कंपटीशन है, सिर्फ बजट में नहीं, सिर्फ मिड में नहीं, सिर्फ प्रीमियम में नहीं, सारी तरफ बहुत कंपटीशन है। और आज की डेट में कंज्यूमर के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर किसी को फोन खरीदना है, बहुत सारी ऑप्शंस, हर बजट में बहुत कैपेबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो किसी भी ब्रांड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उस कस्टमर का जो मार्केट में निकला है, चाहे वो फिजिकली निकला है या वर्चुअली निकला है मार्केट में खरीदने के लिए फोन, उसको मैं अपनी तरफ कैसे खींच सकूं। और वो खींचने के लिए ब्रांड को क्या क्या करना चाहिए, उनको मुझसे ज्यादा पता है। मतलब मैं थोड़ी सी शायद उसमें अपना ओपिनियन ही दे सकता हूँ, और वो ये कि डिफरेंशिएशन बहुत बड़ी चीज होती है। कैसे दूसरे फोन से हटके अलग दिखें, कैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज करें कि हम दूसरे ब्रांड से बेटर नजर आए, और रिटेल स्ट्रेटजी क्या अपनाएं, इन सब चीजों पे फोकस करके दोनों iQOO और वीवो ब्रांड्स को आगे लेके जाना है। होपफुली 2021 में ऐसा होगा। और एक्सेसरी साइड पे मुझे लग रहा है कि काफी ब्रांड्स इस साल आगे आए हैं। ओप्पो ने स्टार्ट की है, वीवो ने भी स्टार्ट किया है इस साल, उनके ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स इस साल आए, लेकिन इतने कुछ ज्यादा नॉइज क्या बोलूं, नॉइज में भी इज अ रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड, लेकिन इतना शोर नहीं मचाया उन्होंने। तो एक्सेसरी सेगमेंट में हो सकता है थोड़ा सा और
करने की जरूरत है, क्योंकि सब ब्रांड्स कर रहे हैं। वन प्लस ऑडियो एक्सेसरीज में स्ट्रांगली आ रहा है, ओप्पो आ रहा है, रियलमी आ रहा है, Xiaomi भी है उस सेगमेंट में, तो वहां पे भी अपनी प्रेजेंस उनको बनाने की जरूरत है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, अब इस साल एक्सेसरीज सेगमेंट में हंगामा नहीं बरपा वीवो की तरफ से, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है या क्या कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि डिवाइसेस में मोर और लेस जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो उस पर अमल ही कर रहे हैं, जो हमें लॉन्च करना है कर रहे हैं, और अगर फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है तो डिस सीरीज को कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अगले साल वो थोड़ा सा अपने यूआई पे ज्यादा फोकस करेंगे और अपडेट्स के ऊपर, क्योंकि ये एक कमी रही है वीवो के फोन्स में कि उनके अपडेट साइकिल थोड़े से कमजोर हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़े से निराश होते हैं। इसमें हम शायद इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी हमें, और ये भी देख सकते हैं हम अगले साल ये अपनी ऑनलाइन स्ट्रैटेजी को फिर से थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, बट उस टाइम पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को पैरेलली चलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि खाली एक सेगमेंट पे फोकस कर लें। जी निमेश। संदीप, एक बात खास, आप जब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे तो एक बात खास नोट करने की बात है कि साल के अंत की तरफ देखा जाए तो V20 सीरीज जो थी, V20 और V20 Pro, ये शायद देश के कुछ गिने चुने फोनों में से एक है जिनके पास Android 11 है। तो शायद कौन जाने 2021 में ये गंगा थोड़ी उल्टी बहे। हो सकता है, उम्मीद तो दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद के साथ कि अगले साल वीवो हमें कुछ सरप्राइज करे, अच्छा वाला सरप्राइज। मुझको, दीपक को और निमिष को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में नहीं, रिपोर्ट कार्ड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।